पहाड़ और मैदान के बीच पिसती सरकार, वो सरकार जिसके हाथ अभी अभी क्षेत्रवाद की आग में झुलसे हुए हैं, उसके सामने पहाड़ और मैदान के बीच एक और राजनीतिक बंटवारे की चुनौती आ खड़ी हुई है। ये चुनौती है विधानसभा सीटों के बंटवारे की, क्योंकि दरवाजे पर दस्तक दे रहा है परिसीमन आयोग का गठन होने जा रहा है। और उत्तराखंड में इस दफा कहा जा रहा है कि पहाड़ों से सीटें खिसकने वाली हैं और मैदान की झोली में सीटें बढ़ने वाली हैं। वो कौन से जिले हैं पहाड़ी जहां से सीटें खिसकेंगी और मैदान के किन इलाकों में विधानसभा की सीटें बढ़ जाएंगी, उस पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेम भट्ट। उत्तराखंड में पलायन एक दर्द है। शिक्षा के लिए नौनिहालों का पलायन, रोजगार के लिए युवाओं का पलायन और उसके बाद बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बुजुर्गों का पलायन। यानी कि 24 साल के उत्तराखंड की बस इतनी सी कहानी है कि यहां से रवानी गई, जवानी गई और निशानी भी गई। छोटे बच्चे शिक्षा के लिए अगर पहाड़ छोड़ेंगे तो रवानी तो जाएगी ही, और अगर रोजगार के लिए युवा निकल जाएंगे तो जवानी भी जाएगी। और वो बुजुर्ग जो हमारी थाती हैं, हमारी निशानी हैं, अगर वो स्वास्थ्य के लिए एक उम्र के बाद पहाड़ छोड़ देंगे तो निशानी भी जाती रहेगी। यही हुआ है। और इस दफा एक और पलायन की चर्चा ये कि इन पलायनों के अलावा एक राजनीतिक पलायन भी है जो पहाड़ में लंबे समय से होता आ रहा है, जिसका सीधा असर आपको नहीं दिखता नजर आएगा, सामने दिखता नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका असर हो रहा है। और वो पलायन है राजनीतिक पलायन, या कि नेता कैसे एक के बाद एक पहाड़ की अपनी सीटों के मिटने के बाद मैदानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन ये जो पलायन हुआ है, इसका सबसे बड़ा एक कारण परिसीमन भी है। जब राज्य बना था, उत्तराखंड के पहाड़ के हिस्से में 40 सीटें आई थी और मैदान के पास 30 सीटें थी। लेकिन पिछले कुछ परिसीमनों के बाद स्थिति आज की तारीख में ये बन गई कि पहाड़ों में 36 सीटें, मैदानों में 34 और 4 सीटें पहाड़ खो चुका है। और इस दफा कहा जा रहा है कि ये जो 40 और 30 का रेशियो था राज्य गठन के वक्त, 40 पहाड़ में 30 सीटें मैदान में, ये रेशियो इस दफा उल्टा हो जाएगा और मैदानों में 40 सीटें हो जाएंगी, 30 पहाड़ों में रह जाएंगी। क्या ऐसा होने वाला है, इस पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस दफा पहाड़ से अगर परिसीमन होता है, जो कि 2026 में होने की पूरी संभावना है, तब पहाड़ से करीब 6 सीटें यानी कि आधा दर्जन सीटें मैदानों में आ जाएंगी। मैदानों की जो सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। क्या ऐसा होने जा रहा है, उस पर करेंगे चर्चा। देखिए, परिसीमन आयोग का गठन किसी भी वक्त केंद्र के स्तर पर हो सकता है, क्योंकि लोकसभा सीटों का भी परिसीमन होना है। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोकसभा की सीटें भी इस दफा पूरे देश में बढ़ने जा रही हैं, अलग अलग राज्यों में। साउथ में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, तमाम जो विपक्षी दल इस समय प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका यही रोना है कि जनसंख्या के आधार पर यह परिसीमन होगा और सीटें कम होने की आशंका है दक्षिण भारत के राज्यों में। और यही दर्द उत्तराखंड का भी जुड़ जाता है उनके साथ, क्योंकि यहां भी जब परिसीमन होगा तो विधानसभा सीटों का भी पुनर्गठन होगा और उस समय क्या पहाड़ से सीटें कम हो जाएंगी। परिसीमन आयोग का एक सीधा सा फॉर्मूला है, वो जब भी परिसीमन करता है उसके लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या और वहां की कुल विधानसभा सीटों की संख्या को देखा जाता है। कुल जनसंख्या को कुल विधानसभा सीटों से विभाजित कर दीजिए। जो आंकड़ा सामने आएगा, जो जनसंख्या सामने आएगी, वो उतनी सीटों में बराबर बढ़ जाएगी। ये फार्मूला कहता है। इस फार्मूले को अगर हम देखें तो उत्तराखंड के संबंध में ये फार्मूला कहता है कि 2011 के मुताबिक, यानी कि 2011 में जनगणना हुई, 21 में होनी थी, कोविड के चलते नहीं हो पाई।
वही आंकड़ा हम लेते हैं। यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूं कि उत्तराखंड में अब तक जो भी परिसीमन हुए, पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं, परिसीमन के बाद जो सीटों का बंटवारा हुआ है वो 2001 की जनगणना के मुताबिक ही हुआ है। मोटा एक आंकड़ा हमारे पास 2011 का है। 2011 की जो जनसंख्या आती है उत्तराखंड की, जो सेंसस हुआ, उसमें 1 करोड़ 1 लाख की जनसंख्या पूरे उत्तराखंड में है। अगर परिसीमन का ये फॉर्मूला अगर यहाँ आप लगा दें, यानी कि 1 करोड़ 1 लाख को 70 से, क्योंकि सीटें 70 हैं, विभाजित कर दें तो 1,44,000 की संख्या आती है। यानी कि एक विधानसभा में 1,44,000 लोग होंगे। जहां पर ये जनसंख्या आएगी वहां एक विधानसभा बन जाएगी। अब 2021 में तो जनगणना हुई नहीं, कहा जा रहा है कि 2025-26 में होगी, परिसीमन उसी आधार पर होगा। अगर ये जनगणना होती है तो एक अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में 2026 तक जो जनसंख्या होगी वो 1 करोड़ 35 लाख से कहीं ज़्यादा होगी। अगर ऐसा होता है तो परिसीमन का जो फॉर्मूला लागू होगा वो 1 करोड़ 35 लाख भागा 70, यानी विभाजित कर देंगे 70 सीटों से, तो जो जनसंख्या आएगी वो आएगी 1,92,000। यानी कि 1,92,000 जनसंख्या का जो इलाका होगा वो एक विधानसभा माना जाएगा। परिसीमन का फॉर्मूला यही कहता है। और इससे पहले जो परिसीमन हुए, यहाँ ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि उत्तराखंड में परिसीमन आयोग ने मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों की सीटों का एक अलग फॉर्मूला तैयार किया। मैदानी क्षेत्रों में 1 लाख से ज़्यादा की जो जनसंख्या थी उसे एक विधानसभा माना गया। पहाड़ों में करीब 85,000 की जनसंख्या होने पर एक सीट माना गया। यानी कि मैदानों से कम जनसंख्या भी पहाड़ों में हो तो एक सीट हो जाएगी, 90,000 में एक सीट बन जाएगी, मैदानों में नहीं बनेगी। इसके बावजूद जो परिसीमन पिछला हुआ, 4 सीटें पहाड़ों से खिसक गई। और ये भी कहा जाता है कि पिछले परिसीमन में तो हालात ऐसे आ गए थे, जब परिसीमन आयोग की एक सीधी लकीर है, वो लकीर का फकीर है परिसीमन आयोग, क्योंकि व्यवस्था ऐसी है, संवैधानिक प्रावधान है, उसी के हिसाब से परिसीमन किया जाता है। उस वक्त उत्तराखंड के पहाड़ों से 10 सीटें कम हो रही थी और जब ये पता चला तो सरकार के हाथ पांव फूल गए कि नहीं जी, ये तो किया नहीं जा सकता। इसीलिए जैसे तैसे मामले को किसी भी तरह पहाड़ का अहित न हो, ये देखते हुए काम किया गया। बावजूद इसके 4 सीटें पहाड़ों से पिछली दफा कम हो गई। लेकिन इस बार कहानी कुछ और बनती जा रही है और वो कहानी कैसे बनेगी, क्या होगा, उस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। अब वो सवाल, वो अहम सवाल जिसके लिए आज मैं ये खबर आप तक ला रहा हूं कि वो कौन से जिले हैं जिन जिलों से सीटें कम होने का खतरा है और वो कौन से जिले हैं जहां सीटें इस दफा बढ़ने वाली हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो मैदान के 3 जिले सबसे बड़े हैं जहां जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। आपको, मुझे, हर किसी को मालूम है कि अगर सीटें बढ़ेंगी तो इन्हीं जिलों में आकर इनकी ही झोली में गिरने वाली हैं। वो जिले कौन कौन से हैं? उसमें एक सबसे बड़ा जिला है हरिद्वार, जहां 11 सीटें हैं। यहां से परिसीमन आयोग अगर अपना सेट फॉर्मूला लगाता है और जनसंख्या, चूंकि पिछले इन 14-15 सालों में 2011 की जनगणना के बाद 21 को और अब 26 को होती है, तो तकरीबन 20 साल हो जाते हैं। और इन 20 सालों में उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की जनसंख्या का क्या हाल है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। कहा यह जाता है बड़े पैमाने पर पलायन हुआ है। ये भी कहा जाता है कि जो जनसंख्या दर की जो वृद्धि है वो मैदानों में ज़्यादा है, पहाड़ों में कम है। पलायन अलग से हुआ है। मैदानों में बहुत बड़ी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पहाड़ों में कमी आ रही है। बावजूद इसके 26 का जो सेंसस होगा उसमें भी इसी बात की आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो पहाड़ों में कुछ जिले तो जनसंख्या के मामले में और पिछड़ सकते हैं। अब स्थिति क्या रहेगी? स्थिति ये बनने जा रही है कि हरिद्वार की 11 सीटें हैं और यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ 1 से 2 सीट बढ़ सकती है इस बार जो नया परिसीमन होगा।
देहरादून में 10 सीटें इस वक्त मौजूद हैं। यहां भी जनसंख्या दूसरे जिलों के मुकाबले ज्यादा है, हरिद्वार से जरा कम है। यहां भी 1 से या 2 सीटें बढ़ सकती हैं देहरादून जिले में भी। और अभी 10 सीटें। उधम सिंह नगर एक और मैदानी जिला जहां 9 सीटें हैं, वहां भी जनसंख्या का विस्तार हुआ है। वहां भी 1 सीट, ऐसा अनुमान दिखाई दे रहा है कि 1 सीट उधम सिंह नगर के खाते में भी बढ़ सकती है। वहां 9 से 10 हो सकती हैं। देहरादून में 10 से 11 हो सकती हैं, 12 भी हो सकती हैं, और हरिद्वार में 13 हो सकती हैं। यानी कि 1-2 सीटें इन मैदानी इलाकों में बढ़ सकती हैं इस दफा। अब जनसंख्या के लिहाज से आप देखिए पहाड़ों की स्थिति क्या बनेगी। अल्मोड़ा एक ऐसा जिला है जिस पर तलवार लटकी हुई है इस परिसीमन में। अल्मोड़ा में इस वक्त 6 सीटें हैं और उन 6 सीटों में से 1 सीट खिसकने का अनुमान है। ये तय नहीं है, मैं बता रहा हूं। जो फॉर्मूला है परिसीमन आयोग का, अगर वो सीधे सीधे उसी लकीर में आगे बढ़ता रहा जैसे कि नियम प्रावधान है, तो 1 सीट अल्मोड़ा की खतरे में आ सकती है। दूसरा जिला है पौड़ी, जहां 6 सीटें हैं। वहां भी पलायन बहुत बड़ा विषय रहा है। वहां से बड़ी संख्या में लोगों ने पलायन किया है। अगर वहां की जनसंख्या ऊपर नीचे होती है, नीचे ही होगी जैसा लग रहा है, वहां भी 1 सीट कम हो सकती है। इसके अलावा चमोली, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, ये छोटे छोटे जिले हैं। जनसंख्या के लिहाज से रुद्रप्रयाग की जनसंख्या 2011 की जो सेंसस है उसके अनुसार अगर हम देखें तो रुद्रप्रयाग में सबसे कम जनसंख्या है उत्तराखंड में, और वहां केवल 2 सीटें हैं। ऐसे ही चंपावत है, वहां भी जनसंख्या और जिलों के मुकाबले कम है, रुद्रप्रयाग से थोड़ा ज्यादा है, वहां भी 2 ही सीटें हैं। बागेश्वर की जनसंख्या भी तीसरे नंबर पर है उत्तराखंड में। जिलों की स्थिति को अगर हम देखें तो वहां भी 2 ही सीटें हैं। तो ये भी माना जा रहा है, ये भी अनुमान है कि बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत, चूंकि छोटा सा भौगोलिक क्षेत्र है, सीटें भी कम हैं, तो क्या आने वाले परिसीमन में इन तीनों जिलों की सीटें 2-2 जो है वो बरकरार रहेंगी। बढ़ने से तो रही, घट भी नहीं रही, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो ये 3 जिले क्या सेफ हो सकते हैं, इसका भी अनुमान लगाया जा रहा है। तो स्थिति ओवरऑल ये बन रही है। लगातार जो लोग बात कर रहे हैं परिसीमन की, अगर परिसीमन होगा तो स्थिति क्या आएगी, क्या पहाड़ों से कोई कहता है 10 सीटें नीचे चले जाएंगे साहब, इस बार मैदानों में चले जाएगी, कोई कहता है आधा दर्जन चले जाएगी। लेकिन परिसीमन आयोग और पिछले परिसीमन आयोग की प्रैक्टिस, जनसंख्या अभी तक हुई सेंसस 2011 का सेंसस, 1 का सेंसस, वो जो जनसंख्या की वृद्धि है, 26 में क्या स्थिति रहेगी, उन सब बातों को देखकर ऐसा लगता है कि करीब 3 सीटें या ज्यादा से ज्यादा 4 सीटें इस समय खतरे में है पहाड़ की, वो मैदान में आ सकती हैं। लग यही रहा है। अब एक और पहलू है, वो बहुत दिलचस्प पहलू है। परिसीमन आयोग का गठन होगा, वो अपना काम करेगा, लेकिन भारत में ही कई राज्य ऐसे हैं जहां पर परिसीमन आयोग जनसंख्या के हिसाब से वहां की भौगोलिक, प्रशासनिक और तमाम स्थितियों को देखते हुए अपना एक फॉर्मूला बनाता है। तो क्या उत्तराखंड में भी ऐसा ही एक फॉर्मूला बनेगा मैदान के लिए? क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, पहाड़ों की अलग हैं, वहां की चुनौतियां अलग हैं। तो ये भी है, हो सकता है कि परिसीमन आयोग एक फॉर्मूला ऐसा लेकर आए जो विन विन सिचुएशन हो। तो उसमें 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। क्या हो सकता है? क्योंकि चुनौती सरकार के लिए है, मौजूदा सरकार के लिए है उत्तराखंड की, क्योंकि जो माहौल इस समय वातावरण राज्य में बना है पहाड़ और मैदान का, वो जो जबरदस्ती का एक माहौल खड़ा करने की कोशिश हो रही है, उससे भले ही आप आंख मूंद लें, शुतुरमुर्ग की तरह सर जमीन में डाल लें, उससे हो कुछ नहीं सकता। क्योंकि एक मुद्दा उठा है तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा, उसे उसी तरह से दरकिनार करना पड़ेगा जो तरीका है। बातें छुपाकर, ध्यान हटाकर, आंखें मोड़ देने से मुद्दा नहीं हटने वाला। इसलिए सरकार को इस बात की चिंता है कि ये मैदान पहाड़ का जो मसला चल रहा है वो कहीं परिसीमन में सीट बंटवारे में और उस आग में घी डालने का काम न करे। तो इसलिए पहला विकल्प क्या बन रहा है सरकार के लिए? माफ कीजिएगा, पहला विकल्प सरकार के लिए परिसीमन में ये बन रहा है कि या तो परिसीमन आयोग अपना उसी तय फॉर्मूले पर चले, जितनी
उत्तराखंड की जनसंख्या आएगी, 70 सीटें हैं, विभाजित कर दिया जाएगा। अब 1,92,000 में जितनी सीटें आ रही हैं उस जनसंख्या में उतनी बांट दी जाएंगी। तो फिर पहाड़ से सीटें कम होनी तो तय है, तब तो 6 भी हो सकती हैं कम। एक तो सीधा सा फॉर्मूला ये है, विकल्प है। दूसरा विकल्प ये है कि सरकार परिसीमन आयोग को बताए कि भैया ये उत्तराखंड है, ये पहाड़ी राज्य है, यहाँ दूरस्थ इलाके हैं, ये नया नया राज्य बना है, 24 साल हो गए हैं तो नया ही समझिए, बहुत पुराना नहीं है। पहाड़ घर है, घर का मैदान है, घर का आंगन है मैदान। और वो कहते हैं ना कि घर से आंगन की कितनी दूरी उतनी माँ की कोख से माँ की गोद जितनी। तो मैदान है, पहाड़ है, बहुत खूबसूरत राज्य है। राजनीतिक भी खूबसूरत होनी चाहिए, कोई खलल नहीं होना चाहिए इस राज्य में। तो इसलिए एक नियम बनाइए कि मैदानों के हक हकूक भी कायम रहे, पहाड़ के लोगों के हक हकूक उनकी अस्मिता भी कायम रहे। ऐसा कोई फॉर्मूला निकाला जाए तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। या फिर एक तीसरा विकल्प और है। तीसरा विकल्प ये है कि सीटें बढ़ा दीजिए। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय तो कह रहे हैं ना, उन्होंने तो पत्र भी लिखा है कि 100 सीटें कर दीजिए उत्तराखंड की। वो भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसमें एक पेच है और वो ये मुश्किल इसलिए खड़ी कर सकता है। अगर उत्तराखंड में 100 सीटें कर दी जाए तो परिसीमन आयोग कहेगा कि साहब 100 सीटें हो गई हैं, अब वो अपने फॉर्मूले से काम करना शुरू करेगा। तो भी मैदानों में तो जनसंख्या ज्यादा है, तो ज्यादा जनसंख्या जहां होगी वो सीटों का बंटवारा भी ज्यादा यहीं होगा। पहाड़ों को मैदान के मुकाबले इस वाले विकल्प में तब भी कम सीटें मिलेंगी। तो सरकार के लिए विन विन वाला सिचुएशन तो दूसरा विकल्प है कि परिसीमन आयोग को यह समझा दिया जाए कि हमारे पहाड़ की स्थिति, मैदान की स्थिति ये है, वहां भी हक न मारा जाए, मैदान का भी न मारा जाए, स्थिति विन विन होनी चाहिए। यही एकमात्र विकल्प रहेगा। अब देखना यह है कि आने वाले समय में परिसीमन आयोग आएगा, अपनी प्रैक्टिस करेगा और सरकार उसके सामने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति की क्या तस्वीर पेश करेगी, जिसके आधार पर परिसीमन हो और उत्तराखंड के लिए, पहाड़ों के लिए सीटें बची रहे, मैदान की स्थिति बेहतर रहे जैसी होनी चाहिए। ये सरकार को समझाना पड़ेगा। सरकार कैसे समझाएगी ये देखना भी दिलचस्प होगा। क्यों? क्योंकि ये जो राजनीतिक पलायन की मैं बात कर रहा हूँ, जो सामने दिखता तो नहीं लेकिन होता है, और उसका बहुत बड़ा असर उत्तराखंड में पड़ेगा। आप देखिए, अगर प्रतिनिधित्व कम हो गया किसी इलाके का तो ये माना जाता है कि उसकी आवाज कम हो गई, यानी कि विधानसभा में पहाड़ की आवाज सीमित हो जाएगी। अभी अभी आपने उदाहरण देख ही लिया, पहाड़ को जब गाली दी गई, एकमात्र विधायक ने आवाज उठाई तो उठ तो गई आवाज। आप सोचिए अगर वो आवाज भी नहीं उठती तो मामला तो आया राम गया राम हो गया था। तो इसलिए पहाड़ की, मैदान की, जनजातियों की, पिछड़ी जातियों की, हर तबके की आवाज विधानसभा में होनी चाहिए। ये तो स्पष्ट है किसी भी राज्य की विधानसभा। तो ये जो नई मुसीबत अब सरकार के लिए आ रही है, दस्तक दे रही है दरवाजे पर। इसीलिए जहां से मैंने खबर शुरू की थी, पहाड़ मैदान में सरकार के हाथ झुलसे हैं, सरकार पिसी है। और इस सबसे बड़ी समस्या से निजात सरकार आज नहीं तो कल पा ही लेगी। लेकिन जब परिसीमन होगा और पहाड़ से सीटें खिसकने की नौबत आएगी तो मामला फिर ढाक के 3 पात पर आकर ना टिक जाए सरकार के लिए, ये बड़ी चुनौती है। आज की इस खबर में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, किसी और मुद्दे पर फिर आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।